सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के इस आयोजन में, जो कि श्री अरविंद के जन्मोत्सव 150वें जन्मोत्सव पर आयोजित हो रहा है, इसमें जो आध्यात्मिक संवाद के जो पुष्प अर्पित हो रहे हैं माँ के चरणों में, ये आज 10वां पुष्प है। और इसके आरंभ में हम लोग पहले मातृ संगीत के साथ ध्यान करें, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम करते हैं। आदरणीय अनिल भैया। जी दीदी प्रणाम। जी, हम सभी संगीत के लिए प्रतीक्षा में हैं। ध्यान के संगीत की? जी जी दीदी, हम लेते हैं अभी। धन्यवाद। आज हम सबके साथ वृंदावन से श्रुतकीर्ति जी उपस्थित हैं और वे प्रार्थना और ध्यान से श्री मां की प्रार्थना पढ़ेंगी। उनसे अनुरोध है कि पढ़ें।
श्रुतकीर्ति आपको अनम्यूट करिए। अभी पढ़िए। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। यह प्रार्थना माता जी ने 24 जनवरी 1914 को लिखी। ओ तू जो हमारी सत्ता की एकमात्र सद्वस्तु है, हे प्रेम के सर्वोच्च स्वामी, जीवन के उद्धारक, वर दे कि मेरे अंदर हर क्षण और हर सत्ता में तेरे सिवाय और किसी की चेतना न रहे। जब मैं पूरी तरह तेरे जीवन में नहीं जीती तो संतप्त होती हूँ। मैं धीरे धीरे विनाश की ओर डूबने लगती हूँ, क्योंकि तू ही मेरे जीवन का एकमात्र कारण है, मेरा एकमात्र लक्ष्य और मेरा एकमात्र सहारा है। मैं एक भीरू पक्षी की तरह हूँ जिसे अभी तक अपने पंखों पर विश्वास नहीं है, जो उड़ान भरने में सकुचाता है। वर दे कि मैं तेरे साथ निश्चित ऐक्य तक पहुंचने के लिए उड़ान भर सकूं। बहुत धन्यवाद श्रुतकीर्ति जी। प्रणाम। आदरणीय प्रदीप विजय जी जयपुर केंद्र से हमारे साथ हैं। आपसे अनुरोध है आप दुर्गा स्तोत्र का वाचन करें। जी। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सभी को मेरा प्रणाम। अब मैं श्री अरविंद विरचित दुर्गा स्तोत्र का पाठ श्री मां के चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्व शक्तिदायिनी मातः शिव प्रिय, तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवकगण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन हे माते, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। माते दुर्गे, युग युग में मानव शरीर धारण कर, जन्म जन्म में तेरा ही काम कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म लेकर हम तेरी ही कार्य के व्रती हैं। सुन हे माते, तू भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायक हो। माते दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी, वर्म आवृत सुंदर शरीर धारिणी, जय दायिनी माते, तेरी प्रतीक्षा में भारत तेरी उसी मंगलमयी मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। सुन हे माते, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। माते दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे, सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्राम और भारत संग्राम में तेरे ही प्रेरित हम सब योद्धा हैं। हे माते, प्राण और मन में असुर की शक्ति दे। हे माते, हृदय और बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का हृदय दे। माते दुर्गे, जगत श्रेष्ठ भारत जाति घोर तिमिर से आच्छन्न थी। तू हे माते गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही है। तेरे स्वर्गीय शरीर की तिमिर विनाशी आभा से उषा का प्रकाश हुआ है। आलोक विस्तार कर हे माते, तिमिर विनाश कर। माते दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता, ज्ञान प्रेम शक्ति की आधार भारत भूमि, तेरी विभूति इतने दिनों तक शक्ति संवरण के लिए अपने आप को छिपा रही थी। आगत युग में आगत काल में जगत का भार कंधे पर लाद कर भारत जननी उठ रही है। आ हे माते प्रकट हो। माते दुर्गे, हम तेरी संतान तेरे प्रसाद से तेरे प्रभाव से महत कार्य के महत भाव के उपयुक्त हो जाएं। हे माते, विनाश कर क्षुद्रता, विनाश कर स्वार्थ, विनाश कर भय। माते दुर्गे काल रूपिणी निमुंड मालिनी दिगंबरी कृपाण पाणी देवी, असुर विनाशिनी, अपने क्रूर निनाद से अंतस्थ रिपुओं का विनाश कर। इनमें से एक भी हमारे अंदर जीवित न रहे, जिससे कि हम विमल निर्मल हो जाएं, यही प्रार्थना है। हे माते प्रकट हो। माते दुर्गे, स्वार्थ से भय से क्षुद्र शयता से भारत म्रियमाण हो रहा है। हे माते, हमें महत कर, महत प्रयासी कर, उदार चेता कर, सत्य संकल्पी कर, ऐसा कर जिससे कि अब हम
और अल्पाभिप्सु, निश्चेष्ट, अलस तथा भयभीत न हो। माता दुर्गे, योग शक्ति का विस्तार कर तेरी प्रिय आर्य संतान हम में लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा, भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर जगत में वितरण कर। हे दुर्गति नाशिनी जगदम्बे, मनुष्य की सहायता के लिए प्रकट हो। माता दुर्गे, अंतस्थ रिपुओं का संहार करके बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल कर बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के तले, पूत सलिला नदियों के तीर पर एकता से, प्रेम से, सत्य शक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, विक्रम से, ज्ञान से श्रेष्ठ होकर निवास करे। मात्र चरणों में यही प्रार्थना है, हे माता प्रकट हो। माता दुर्गे, हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर हम होंगे तेरे यंत्र, तेरी अशुभ विनाशी तलवार राशि, तेरे अज्ञान विनाशी प्रदीप। हे माते, भारत के युवकों की इस आशा को पूर्ण कर, यंत्री बनकर यंत्र चला, अशुभ हंत्री होकर तलवार घुमा, ज्ञान दीप्ति प्रकाशनी होकर हाथ में प्रदीप ले प्रकाशमान हो। माते दुर्गे, अब की बार तुझे पाने पर अब और तेरा विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बांध लेंगे। आ माते, हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आ, अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही अनविच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय, मात्र सेवा व्रत से युक्त हो। यही प्रार्थना है, हे माते, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। प्रणाम सभी को, मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और अब मैं आप सभी का, संपदानंद भाई, अनिल भाई, मनोज भाई, सभी का अभिवादन करती हूँ। सभी उपस्थित श्रोताओं, सभी सदस्यों, मातृ परिवार के सभी बंधु, सभी को मातृ स्मरण, आप सभी का स्वागत है। आज जिस वार्ता के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, वो शिक्षा पर केंद्रित है। श्री माँ और श्री अरविंद के योग में शिक्षा का क्या स्थान है, उनका दर्शन, उनके विचार, उनका प्रकाश शिक्षा पर जिस प्रकार से हम सभी को प्राप्त हुआ है, और उसका महत्व आगे आने वाले समय में और इस समय में भी समाज के लिए एक दिशा देने का कार्य, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दिशा देने का जो कार्य वो प्रकाश करेगा, उसकी उपयोगिता इस समय में सर्वाधिक है। ये जो विचार है, यह जो प्रकाश है, ये अपने आप में किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार के विचार हम श्रीमान श्री अरविंद के वाणी में पाते हैं, शिक्षा के लिए विशेषकर, उसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कह सके कि वो समय से बंधे हैं या काल से बंधे हैं, किसी एक विशेष स्थान से बंधे हैं। वे सब कुछ हमें कुछ ऐसा देते हैं जो निरंतर आगे की ओर बढ़ने के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कि जिसको लेकर कितने ही जीवन अपने आप में उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की इस क्षेत्र में हम देखें तो वास्तव में ये हमारी जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्याएं आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो मनुष्य की मनोवैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित हो, सबका हल शिक्षा में मिलता है। और इसीलिए श्री अरविंद सोसाइटी के, श्री अरविंद आश्रम से जुड़े हुए और श्री अरविंद माता जी से जुड़े हुए लोगों ने अधिकाधिक स्थानों पर इसी को एक माध्यम बनाया है, जिससे कि उनकी शिक्षा संबंधी विचारों का प्रसार हो सके, उनका उपयोग हो सके, उन पर प्रयोग करके, और वास्तव में उन सभी
विचारों को प्रायोगिक तौर पर कर हम देख सकें कि वो किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होंगे और किस प्रकार एक संपूर्ण रूप से मानव जाति को समग्र रूप से उठा ले जाने में सहायक होंगे। आज हम जिन विशेष वार्ता के लिए, इस विशेष वार्ता के लिए जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, वे रतलाम केंद्र से हैं और रतलाम नगर में बहुत वर्षों पहले सन 1957 की बात है कि एक व्यक्ति दिलीप कुमार रॉय की एक पुस्तक पढ़ते हैं, अमंग द ग्रेट। वहां पर श्री अरविंद के विषय में पढ़ने के बाद उन्हें लगता है उन्हें श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन पढ़ना है और मई महीने की तपती दोपहरी में अपने पतरे वाले शेड में बैठकर और वे उस पुस्तक को पढ़ते हैं। सचमुच में कुछ ऐसा घटता है कि वहां पर वो एक घोर कम्युनिस्ट व्यक्ति, उन्हें लगता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित होता है और धीरे 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 उनके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। स्वयं प्रकाश उपाध्याय वो प्रथम व्यक्ति थे और फिर बाद में चूंकि वे शिक्षा के क्षेत्र में थे तो डॉक्टर मणिशंकर आचार्य, जो विनीता, जो आज की हमारी वार्ताकार हैं, उनके पिता, वे जुड़े और वे भी शिक्षा के क्षेत्र से थे। वे यहाँ पर महाविद्यालय में हिंदी भाषा के व्याख्याता रहे हैं और यहाँ पर मालवा क्षेत्र में हिंदी भाषा के साहित्यकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे बहुत उत्कृष्ट कवि, विचारक, चिंतक रहे हैं। विनीता ने बचपन से ही विनीता जी ने मुझे, क्योंकि वो मेरी सखी हैं, तो बहुत उनके प्रति इस तरह से किसी तरह की औपचारिक बातचीत का मुझे अभ्यास नहीं है। तो विनीता जी जो है वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में और जीवन में पिता के दिखाए और पिता के सानिध्य में मिले उस दर्शन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर वे बचपन से ही, क्योंकि सोसाइटी के केंद्र से जुड़ी रहीं, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, और यहाँ पर जब गुरुवार और रविवार को ध्यान होता था तो हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बैठा करते थे और वो सारी ही चीज़ों को बचपन से देखा है उन्होंने। फिर उन्होंने शिक्षा के इस क्षेत्र को चुना। अपनी शिक्षा उन्होंने की है कि एमए उन्होंने किया है बॉटनी में और उसके बाद बीएड करने के बाद वो शिक्षा के क्षेत्र में आ गई। पिछले लगभग 30-33 वर्षों से वो इसी क्षेत्र में है और इसलिए ये बात विशेष है कि उन्होंने इसे बहुत रुचि के साथ चुना है। वो वास्तव में शिक्षिका बनना चाहती थी और ऐसे ही लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए जो शिक्षा देना चाहते हो, उस क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हो। उन्होंने श्री मातृ विद्या मंदिर, जो यहाँ पर ओरो आश्रम का भाग है, वहाँ पर कार्य किया और उसके बाद में शासकीय विद्यालयों में वो रही हैं और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र उन्होंने चुने हैं। और एक बार जब उनका यहाँ पर रतलाम में नगर में भी यहाँ पर ट्रांसफर होकर वो आई हैं उत्कृष्ट विद्यालय में, तब फिर से उनका प्रयास यही रहा कि वे फिर से एक बार ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और वहां पर कार्य करें और वहां पर उन्होंने अद्भुत कार्य किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बच्चों को देना और उन्हें शिक्षा के प्रति उनके भीतर जो उदासीनता है उसमें से बाहर लाना, एक नई उत्सुकता उनके भीतर, जिज्ञासा उनके भीतर जन्म ले सके, इसका प्रयास करना, ये सब उन्होंने किया है। विनीता अपने शिक्षा के साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं और बच्चों को लेकर भी किए हैं। वे अपने आप में कवयित्री भी हैं और आकाशवाणी इंदौर से, भोपाल से उनकी कई वार्ताएं प्रसारित होती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो नाट्य लेखन और निर्देशन कर चुकी हैं और इसके साथ ही कई पत्र पत्रिकाओं में कई लेख उनके प्रकाशित होते रहते हैं और उसके साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के जो सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार हैं, उनमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और कई प्रकार के पुरस्कार शिक्षा से संबंधित और अन्य प्रयोग जो उन्होंने किए हैं और प्रयास जो वो करती रहती हैं उससे संबंधित भी उन्हें कई तरह के पुरस्कार मिले हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के प्रयोग भी किए
कि जहाँ पर केंद्र है, वहाँ पर जहाँ स्कूल है, उन बच्चों के साथ में इस तरह के प्रयोग करना फिर भी सरल होता है कि माँ श्री अरविंद की शिक्षा के और उनके आलोक में उस प्रकार के कार्य किए जा सकें। किंतु यहाँ क्योंकि वो शासकीय विद्यालयों में काम करती रही हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में करती रही हैं, तब भी वहाँ से वो बालकों को, विद्यार्थियों को नैनीताल लेकर गई हैं। नैनीताल हम सब जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह के जो ग्रीष्मकालीन शिविर हुआ करते हैं, तो वहाँ पर वो लेकर गई हैं कई बार, और उस तरह से उन्होंने उन बच्चों के भीतर एक नए संसार को खोल दिया है, उनके भीतर एक नई संभावना के लिए एक द्वार खोल दिया है। तो ये सारे कार्य उन्होंने किए हैं और अभी भी वो इसी सेवा में हैं और कर रही हैं निरंतर। और ये सचमुच में हम रतलाम केंद्र का सौभाग्य समझते हैं कि वो हमारे केंद्र का भाग है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि अधिक समय अब उन्हें मिले और वे हमसे साझा करें कि किस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण शिक्षा को समझा है, किस प्रकार से वहाँ कार्य किया है, और विशेष करके श्री माँ श्री अरविंद के आलोक में वो वहाँ पर किस प्रकार कार्य करती रही हैं और क्या-क्या संभावनाएं वो वहाँ दिखती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पाई जा सकती हैं और उन पर कार्य किया जा सकता है। विनीता, आपका बहुत-बहुत स्वागत, और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हम सब के साथ में साझा करें कि आपके अपने अनुभव क्या रहे हैं। आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज श्री अरविंद के 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य के क्रम में रितम ने सब बता ही दिया है। आज का विषय है अपना ग्रामीण शिक्षा, चुनौतियां और संभावनाएं श्री अरविंद के आलोक में। मैं मातृवाणी से कुछ पढ़ना चाह रही हूं। प्रकृति में एक ऊपर उठने वाला विकास है जो पत्थर से पौधों में और पौधों से पशु में तथा पशु से मनुष्य में उठता है। क्योंकि अभी तक विकास की अंतिम सीढ़ी है, वह समझता है कि इस आरोहण में वही सबसे ऊंचा स्तर है और यह मानता है कि धरती पर उससे ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यह उसकी भूल है। अपनी भौतिक प्रकृति में वह अभी तक पूरा पशु है, एक विचारशील और बोलने वाला पशु। निसंदेह प्रकृति ऐसे अपूर्ण परिणामों से संतुष्ट नहीं हो सकती। वह एक ऐसी सत्ता को लाने के लिए प्रयत्नशील है जो मनुष्य की तुलना में वैसा होगा जैसा मनुष्य पशु की तुलना में। वह ऐसी सत्ता होगी जो अपने बाहरी रूप में मनुष्य ही होगी, लेकिन उसकी चेतना अज्ञान की दास्तां से बहुत ऊंची उठ जाएगी। श्री अरविंद धरती पर मनुष्य को यही सत्य सिखाने आए थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य में एक नई चेतना, सत्य चेतना प्राप्त करने की संभावना है। अपने सारे जीवन में श्री अरविंद ने स्वयं अपने अंदर उस चेतना को स्थापित किया और उसे अतिमानस नाम दिया, और जो लोग उनके आसपास एकत्रित थे उन्हें सहायता दी कि वे भी इसे पा सकें। हम सभी वे सौभाग्यशाली लोग हैं जो श्री अरविंद के आसपास रहना चाहते हैं, माँ के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। तो अब वह समय आ गया है कि हमें केवल माँ श्री अरविंद के आसपास रहने से काम भर नहीं चलने वाला है। हमें उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। मोनिका, 3rd स्लाइड माता जी की प्रेयर वाली। जी मैम। जी मैम। हम सब चूंकि माँ श्री अरविंद के ही बच्चे हैं, तो उन्हीं की प्रार्थना से प्रारंभ करें। हे प्रभु, हमें वीर योद्धा बना, यही हमारी अभीप्सा है। अतीत ज्यों का त्यों बना रहना चाहता है, किंतु उसके विरुद्ध जो भविष्य उत्पन्न होने वाला है, उसके महान युद्ध को हम सफलता के साथ लड़े
ताकि नवीन चीजें अभिव्यक्त हों और हम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। माता जी, इस प्रार्थना से नेक्स्ट स्लाइड, फिर से नेक्स्ट स्लाइड, फिर एक स्लाइड। हम जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, ग्रामीण शिक्षा क्यों आवश्यक है, उस शिक्षा को देते समय कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, उन चुनौतियों के साथ, उन कठिनाइयों के साथ कौन कौन से प्रयोग किए, मां श्री अरविंद के आलोक में वो प्रयोग कहाँ तक सफल हुए, और फिर अभी अभी जो एक नई शिक्षा नीति आई है वो कहाँ तक माँ के स्वप्न को साकार करने में खरी उतरेगी, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले देखेंगे ग्रामीण शिक्षा क्यों आवश्यक है। हम जानते हैं कि शिक्षा आज सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो गई है। चूंकि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में बसता है, वहां पर शिक्षा को लेकर थोड़ी उदासीनता है, पालकों में जागरूकता कम दिखाई देती है। दूसरा एक बड़ा कारण कि ग्रामीण जो विद्यार्थी है वो शहरों की ओर भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि शहरों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कोचिंग की सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी नौकरियां हमें मिल जाएगी। शहरियों से अनभिज्ञ हैं। शहर के जो कोलाहल है, वहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से भी गांव बहुत बेहतर स्थिति में है। शहर के लोग लालायित रहते हैं उस शुद्ध, उस पवित्र वातावरण को, उस शुद्ध आबो हवा को पाने के लिए, लेकिन वे ग्रामीण विद्यार्थी इस चीज से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। दूसरा, ग्रामीण शिक्षा जो मैं समझती हूँ इसलिए आवश्यक है कि संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक पथ पर साधना करने का ग्रामीण परिक्षेत्र सर्वश्रेष्ठ परिवेश है। मैं समझती हूँ कि जो ग्रामीण मानस है वो सहयोग, सरलता, सहजता, श्रद्धा, सामंजस्य और एक पूरी तरह से समरसता से परिपूर्ण है। ग्रामीण धरा मां श्री अरविंद के आलोक में पृथ्वी का रूपांतरण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण मुझे अनुभव हुआ। यदि हम थोड़ा विस्तार से देखें, नेक्स्ट स्लाइड, तो देखेंगे कि वे कौन से कारण है समग्र शिक्षा से वंचित। आज हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं, केवल शिक्षा नहीं, हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं। और एक शिक्षक होने के नाते मैं समझती हूँ कि ग्रामीण विद्यार्थी वैश्विक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने के बाद भी समग्र शिक्षा के लिए वंचित है, शोषित है और उपेक्षित भी है। हमें इसके लिए एक सार्थक चिंतन की आवश्यकता है जो इन विद्यार्थियों को सही दिशा और दशा प्रदान कर सके। जब तक इन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की चेतना का विस्तार नहीं होगा, हम मां श्री अरविंद के इस धरती पर रूपांतरण का कार्य को शीघ्र संभव नहीं कर सकेंगे। जबकि इस क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत निश्चल, निर्मल और निर्भीक होते हैं। मां की श्री अरविंद की वाणी में हम बार बार एक शब्द सुनते हैं, चेतना का रूपांतर। एक निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर जाने का प्रयास। बहुत अच्छा हो कि हम इन ग्रामीण विद्यार्थियों में, इनके हृदय में ज्ञान की चेतना की वह किरण प्रवेशित करवा सके
जब चेतना की बात करते हैं तो माँ से किसी ने पूछा कि आप कहती हैं कि संसार एक बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है, तो वह कौन सा बड़ा परिवर्तन है और उसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं? तो माँ का उत्तर है चेतना का परिवर्तन। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि यदि संसार की सभी समस्याओं का हल चेतना के परिवर्तन में है, तो इस परिवर्तन को लाया कैसे जाए? तब माँ का उत्तर था, जिस चेतना को इस धरती पर अभिव्यक्त होना है, वह आ चुकी है। केवल आवश्यकता है हम लोगों की ग्रहणशीलता की। और मैंने ऐसा अनुभव किया कि इन ग्रामीण विद्यार्थियों की ग्रहणशीलता बहुत बहुत हम लोगों से, हम जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन लोगों की अपेक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों की चेतना बहुत अधिक ग्रहणशील है। और फिर जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, तो इन ग्रामीण विद्यार्थियों को देश की मुख्य धारा में तेजी से लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा से सराबोर युवाओं की लंबी फौज ग्रामीण क्षेत्र में है, जो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने राष्ट्र के लिए, मां श्री अरविंद के कार्य के लिए, उनके धरती के रूपांतरण के स्वप्न को साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्य हम करने जाते हैं, तो कितनी तरह की चुनौतियां सामने आती है। माँ ने कहा है कि जब भी भगवान का कार्य स्वयं भगवान भी करने चलते हैं, तो कई प्रकार की कठिनाइयां, और यदि उनकी भाषा में कहें तो हॉस्टाइल फोर्सेस इस तरह से काम करते हैं कि आपका कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किंतु यदि लक्ष्य पवित्र है तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, और कुछ नया करने का ठान लिया है तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पर्वत भगवान स्वयं ने उठा रखा है। हमें केवल अपनी एक छोटी सी लकड़ी लगानी है, सभी कार्य श्री अरविंद के आशीर्वचन से हो रहा है। ग्रामीण मानसिकता को परिवर्तन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहूंगी कि असंभव नहीं है। आइए देखते हैं वे कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें इस दिशा की ओर बढ़ने पर रोकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आती है विरोधी शक्तियां। जैसे ही इस ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच मैंने जब प्रवेश किया, तो मैंने देखा कि बच्चे समय पर आ नहीं रहे हैं। अब अपनी अपनी सुविधा से तो मैंने, जो मेरे साथ शिक्षिका थी, उनसे कहा कि मैडम इनको समय पर आने का बोलिए। तो उनका जवाब था, मैडम ये गांव ही ऐसा है, यहाँ आप कितना भी कुछ कर लो, कोई बदलाव होने वाला नहीं है, इनके माता पिता भी ऐसे ही हैं। इस तरह से वो हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास, और किसी अच्छे काम को करने में पहली बाधा क्षति पहुंचाने की भी पूरी कोशिश की। सही मायने में कहें तो ये वही लोग हैं जो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने संजीदा हैं, कितने जागरूक हैं, इसकी परीक्षा ले रहे हैं। और मुझे लगा कि यहाँ इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर दें, हम आगे बढ़ते हैं। आगे चले तो विद्यार्थियों का बड़ा अनपेक्षित व्यवहार, बड़ा असामान्य व्यवहार। जब मैं कक्षा में प्रवेश किया तो बच्चे बहुत ही गंदे वस्त्रों में, बड़े अस्त व्यस्त तरीके से, लेकिन चूंकि बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ शिक्षिकाएं थी जो बच्चों की पिटाई कर रही थी, और
समय पर तो आए ही नहीं, हर 5 मिनट में एक बच्चा, हर 5 मिनट में एक बच्चा। मैंने जब कक्षा में प्रवेश किया तो टेबल पर एक डंडा रखा हुआ था। मैंने वो डंडा उठाकर बाहर खिड़की से बाहर फेंका। तो सब बच्चे आश्चर्य से देखने लगे, कहते हैं मैडम ये तो हमारी सजा के लिए है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये आप लोगों की सजा के लिए है, तो आपकी आज सबसे बड़ी सजा ये है कि आपको इस डंडे से सजा नहीं दी जाएगी। तो बड़े आश्चर्य और अचंभित नजरों से मुझे देखने लगे और उनकी जो चेहरे पर, उनकी आंखों में जो प्रेम और करुणा मैंने देखी कि इन्हें कितनी आदत थी कि हमारी जो पढ़ाई है वो केवल डंडे के माध्यम से ही हो सकती थी। ये कौन आया है जो हमें बिना डंडे से पढ़ाना चाहता है? फिर उनसे बातचीत की, स्वच्छता पे बातचीत की, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। ये मेरा उनके साथ पहला एक परिचय था। आगे चले तो हमने कहा कि कल से आप लोग सब स्वच्छ बनकर आएंगे, नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर आएंगे। तो पता चला कि दूसरे दिन भी वही हाल था। पालकों की असहमति और उनका जो नकारात्मक रवैया था, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, क्योंकि सब बच्चों को घर का पूरा काम खत्म करके फिर अगर टाइम है तो विद्यालय जाना है, इस मानसिकता के पालक थे। शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन, जागरूकता का अभाव, समझ की बहुत कमी, शिक्षकों और पालकों के बीच सामंजस्य का बड़ा अभाव, संवादहीनता मैंने देखी। और फिर जो गांव की सबसे बड़ी समस्या है, आर्थिक कारण, वे आर्थिक चुनौतियां कि यदि हम उन्हें एक पेंसिल भी लाने का बोलते हैं तो वे दूसरे दिन खाली हाथ ही विद्यालय आएंगे। इससे पता चला कि वास्तव में ये ग्रामीण क्षेत्र वो है जहाँ पर हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है और ऐसा काम करना है जो माँ श्री अरविंद के आलोक में हो। उन्हें सिखाना आरंभ किया कि हम कम से कम सामग्री में भी न केवल पढ़ाई बल्कि अपना पूरा जीवन पूर्ण बना सकते हैं और एक तरह से सार्थक जीवन बना सकते हैं। चलो प्रारंभ करें। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं लाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर कुछ छोटे छोटे प्रयोग अगले दिन से प्रारंभ किए। मुझे लगा कि ये ग्रामीण विद्यार्थी श्रम का महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं। माँ ने जब शिक्षा की बात की है तो बाहर से शरीर की स्वस्थता से, स्वच्छता से शिक्षा का प्रारंभ किया। उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों के साथ सबसे पहले विद्यालय की सफाई का काम प्रारंभ किया। यहाँ तक कि अपनी कक्षा की झाड़ू लगाना, विद्यालय के बाहर मैदान के झाड़ू लगाना, स्वाप स्वच्छ बर्तन में पानी भर कर लाना स्वयं के पीने के लिए, और फिर नीचे एक फटी सी टाटपट्टी झटक कर वो बिछाते थे। मैंने देख लिया कि वास्तव में ये बच्चे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और उन्हें ये सुझाव दिया कि कल से अब आप लोग स्वयं भी स्वच्छ होकर आएंगे। जब स्वयं की स्वच्छता की बात कही तो उन्होंने 3-4 बच्चों ने प्रयास किया कि सचमुच हमें पिटाई नहीं हो रही है, ये बात पीट कर नहीं बोली जा रही है, डांट कर नहीं बोली जा रही है, तो हम कल सचमुच में स्वच्छता पूर्वक विद्यालय आएंगे। और सचमुच में अगले दिन बड़े साफ सुथरे होकर वे आए। लेकिन उनके नाखून बहुत गंदे, उनके बाल बहुत गंदे, उनके बैग बहुत गंदे, टूटी हुई स्लीपर है। धीरे 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 यहाँ से सफाई का कार्य आरंभ हुआ और उनकी स्कूल आने की जो जागृति थी वो प्रबल हो गई और अब उन्होंने नियमित आना प्रारंभ किया। माँ ने मन और प्राण की शिक्षा को बहुत जोर देकर समझाया और कहा है कि संभवतः ये बहुत आवश्यक और कठिन शिक्षा है।
चूंकि माँ श्री अरविंद के आलोक में काम करना है, तो मैं घर से एक म्यूजिक सिस्टम और माँ का शांति पाठ वाला म्यूजिक कक्षा में ले गई। जब उसे टेबल पर रखा तो वे बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि आज ये मैडम क्या लेके आई है, क्या बजाने वाली है, कौन सा गाना सुनाने वाली है। मैं स्वयं शांत होकर बैठी, वे अपने आप शांत हो गए और शांति पाठ बजाया तो पहले तो उन्हें बड़े जोर से हंसी आई। माँ की जब वॉइस बीच में आई तब उन्होंने धीरे से आंख खोल के देखा कि ये कौन आया है और कौन बोल रहा है। फिर जब शांति पाठ शुरू हुआ तो फिर से उन्होंने आंखें बंद की और वो एकदम शांत हो गए। अगले दिन पुनः, तीसरे दिन पुनः यही कार्य किया। चौथे दिन मैं जानबूझकर संगीत लेकर नहीं गई कि आज इनकी प्रतिक्रिया देखते हैं कि बच्चों की इस संगीत के प्रति क्या प्रतिक्रिया। तो तुरंत बच्चों ने बोला, मैडम आज आप वो संगीत नहीं लेकर आए। मुझे समझ में आया कि इनका मन और इनका प्राण भी अब तैयार है कि मैं अपना काम कर सकूं। माँ ने मुझे जो काम दिया है उसकी प्रारंभ कर सकूं। तो मैंने प्रतिदिन बच्चों के साथ ईशोपनिषद के श्लोक, जो कि क्लिष्ट संस्कृत वाले हैं, वे प्रारंभ किए। बच्चों ने धीरे धीरे उन्हें कॉपी में लिखकर, तो हमारा प्रतिदिन का ये नियम है। आज भी हम ईशोपनिषद के श्लोक बच्चों के साथ बोलते हैं और उसके बाद माँ का म्यूजिक बच्चों को सुनाया जाता है। अब इस संगीत सुनने की भी, चूंकि अभी तक मैं स्वयं और बच्चे हुआ करते थे, लेकिन 6 लोगों का जब नया स्टाफ विद्यालय आया तो मुझे नहीं लगा कि वे इस बात में रुचि रखेंगे कि इस तरह की कोई संगीत की सुनने को तैयार हो जाए। लेकिन बिना कुछ कहे एक के बाद एक सारे शिक्षक उस कक्षा में आकर बैठने लगे और संगीत सुनने के बाद वे तरोताजा अपने आप को महसूस करने लगे। और उनमें से फिर 2 शिक्षकों ने ये भी इच्छा की कि मैडम क्या ये म्यूजिक आप हमको भी दे सकती हैं ताकि हम दूसरी कक्षा में भी इसका प्रयोग कर सकें। मैंने कहा कि ठीक है, आप सारे बच्चों को एक साथ बैठकर हम लोग इसका आनंद लेंगे। और तब से आज तक विद्यालय का नियम है कि बिना माँ का म्यूजिक सुने हम अध्यापन कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। इसके बाद जब, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, बच्चों का एक विश्वास मेरे ऊपर बन गया और मैं भी बच्चों के बहुत निकट तक पहुंच गई। उनके हृदय को जब मैंने छू लिया, कई सारी कहानियों के माध्यम से, मुझे याद है माँ स्वयं जब पौंडीचेरी में विद्यालय प्रारंभ हुआ था तो माँ कितनी तरह की कहानियां बच्चों को सुनाया करती थी। जो 3 से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको पशु पक्षियों की, जानवरों की कहानियां बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद वाले उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको जीवन मूल्यों से ओतप्रोत कहानियां माँ सुनाया करती थी। मुझे लगा कि इन बच्चों को भी कहानियां सुनानी चाहिए और उन कहानियों के माध्यम से बच्चे मेरे इतने निकट आए कि अब जो चाहें हम उनसे करवा सकते थे। और मैंने इनको कहा कि क्यों न ये शिक्षा कक्षा से बाहर निकलकर इनको दी जाए। और मैंने विद्यार्थियों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या आप लोग नैनीताल चलना चाहते हो? तो प्रथम बार जो उनका, मैं कहूंगी कि उनमें स्व जागरूकता थी कि हमारे घर से हमारे माता पिता हमको इसकी अनुमति नहीं देंगे, तो वे बड़े सकुचाक हुए और बैठ गए। मैंने आगे चर्चा की कि क्या तकलीफ है, नैनीताल नाम सुना है आप लोगों ने? तो कईयों ने तो पहली बार नाम सुना था कि नैनीताल चलना भी कोई शिक्षा में आता है क्या। लेकिन
ये बहुत कठिन कार्य और 10-11 दिनों के लिए बाहर भेजना बड़ा चुनौती भरा कार्य था। लेकिन जब माँ साथ में हो तो मुझे लगता है कोई काम असंभव नहीं होता, और जब ऐसे युवा और ऊर्जावान विद्यार्थी हो तो यह कार्य कितना आसान हो जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे जो गांव है उसको एक पड़ोस में इफ्का कंपनी है, उसने गोद लिया हुआ है, क्योंकि वहां पर विटामिन सी बनता है और थोड़ा बहुत प्रदूषण उस फैक्ट्री के कारण गांव को होता है। तो गांव के विद्यार्थियों को वो कुछ सुविधाएं दे देते हैं, नागरिकों को कुछ सुविधाएं दे देते हैं ताकि वो इस प्रदूषण के विरोध में आवाज नहीं उठाए। मुझे यहाँ पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का पूरा अवसर मिला। मैंने भी ये प्रयास किया कि इस गांव के विद्यार्थी एक युवा शिविर में जाना चाहते हैं, तो क्या आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं? तो वो बड़े सहर्ष, बड़े खुश होकर उन्होंने 20 विद्यार्थियों के लिए वो आर्थिक मदद की जिसका शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरह से एक फैक्ट्री का मालिक इन ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए इस तरह से आर्थिक मदद कर सकता है, जो उनकी भाषा में एक पिकनिक पर जाना है। तारा दीदी के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने निशुल्क या कहें कि बहुत कम शुल्क में इन विद्यार्थियों को नैनीताल ले जाने की अनुमति प्रदान की। अब यहाँ पर एक फिर बड़ी चुनौती बनकर आई जब विभाग को पता चला कि इस गांव के, जो कि शासकीय स्कूल है, ग्रामीण विद्यार्थी हैं और नैनीताल युवा शिविर में जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक बाधा पहुंचाई कि इसके लिए आपको विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी अनुमति लेनी होगी, और आप क्यों ये प्रयास कर रहे हैं? कल से यदि कोई दुर्घटना हो जाती है बच्चों के साथ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तब बड़ी कड़ाई से माँ का स्मरण करते हुए, श्री अरविंद को याद करते हुए, बहुत कठोर शब्दों में मुझे वो पत्र के द्वारा उस विभाग से अनुमति लेनी पड़ी कि सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं और बच्चे लेंगे और हमको जाने की अनुमति आपको देनी ही होगी, क्योंकि हम ऐसे समय जाएंगे जब विद्यालय चल नहीं रहे हैं, इसलिए बहुत जिम्मेदार आप लोग नहीं हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। यात्रा के पूर्व बच्चों को तैयारी करने के लिए, उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने के लिए 10 किलोमीटर सारे बच्चों को अपने घर तक लाना, पुनः उनको उसी दिन वापस छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। उसके बाद चूंकि ये यात्रा पूरी तरह माँ श्री अरविंद के आलोक में होती थी, इसलिए हमेशा 7 या 8 बार ट्रिप हुई। हर बार की ट्रिप एक दिन पूर्व रतलाम के जो औरो आश्रम है, हम माँ श्री अरविंद के जहाँ देहांश स्थापित है, वहां पर बच्चों को ले जाकर जो सामान की लिस्ट हुआ करती थी, हम आश्रम में दिया करते थे। तो वो एक बड़ा चुनौती भरा कार्य कि वाहन की व्यवस्था करके उनके गांव से और आश्रम तक ले जाना, ताकि वो इस वातावरण से और हमारे लक्ष्य से थोड़े अभिज्ञ हो जाएं कि हमें क्या करना है, आगे हम किस वातावरण में यात्रा में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कई बार यहाँ पर एक कठोर धार्मिक आस्था उनकी, सारे बच्चे व्रत और उपवास के बड़े फैन हुआ करते हैं। कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, किसी को एकादशी है, किसी को द्वादशी है। वहां पर मुझे तुरंत अवसर मिला कि क्यों न मैं माताजी की भोजन संबंधी, व्रत उपवास संबंधी जो माँ ने अपनी वाणी में किया है उनको यहाँ समझाऊं।
और मुझे बहुत सुअवसर मिल गया, मैंने उनको उपवास न करने का, क्योंकि ये वाली आदत हमें साल भर परेशान करती थी। वर्ष भर नवरात्रि में बच्चे 4 किलोमीटर बिना चप्पल पहने खूब गर्मी में विद्यालय तक आते थे। उनको इस बात की नहीं, लेकिन उनको अपने घर की कोई परंपरा निभाने की एक आदत पड़ गई थी कि हमारे भाई-बहन, हमारे मम्मी-पापा ये नवरात्रि के 9 दिनों में चप्पल पहनते नहीं हैं, इसलिए हम भी विद्यालय। उनको समझाया गया, इस बात के की प्रेरणा दी गई कि क्यों चप्पल पहनना आपको ज़रूरी है, क्यों उनको ज़रूरी नहीं थी, क्यों उनके घर में होते थे। व्रत उपवास को लेकर भी किसी की आवाज आ रही है शायद। व्रत उपवास को लेकर भी जैसे ही मैंने ये माँ की वाणी से बात पढ़ी और उन्हें समझाया गया, सारे बच्चे धीरे धीरे कठोर व्रत और उपवास करना एक तरह से भूल गए और उन्होंने भोजन के प्रति माँ की जो वाणी है उसको आत्मसात किया। और नैनीताल जब जब जाते हैं तब तब वो व्रत और उपवास बंद कर देते हैं। एक दो बच्चे ऐसे भी थे जो आज तक भी नैनीताल इसलिए नहीं जा पाए कि वे व्रत उपवास करते थे तो उन्हें मना किया गया था, लेकिन जब आज वे पूछते हैं, आज भी लालाई थे चलने के लिए कि मैडम अब हम व्रत उपवास नहीं करेंगे, अब आप हमें ले चलिए। इस तरह की बहुत सुंदर संभावनाएं बच्चों के अंदर दिखाई दी। नेक्स्ट स्लाइड। जो गांव की लड़कियां जिनको माता-पिता विद्यालय भेजने में भी संकोच करते थे, ऐसी लगभग 20 लड़कियां हैं जो नैनीताल यात्रा कर चुकी है और न केवल यात्रा कर चुकी है बल्कि आगे भी उनके जीवन में बहुत सारे रास्ते खोल चुकी हैं। इन सारी यात्राओं में जो मैंने बच्चों में संभावनाएं देखी, जो मुझे लगा ये यात्रा यदि मैं शहर के विद्यार्थियों के साथ करती हूँ तो मुझे बहुत कठिनाई होती थी। जितना सादगी भरा इन विद्यार्थियों का जीवन होता है, वो शायद ही मुझे शहर के विद्यार्थियों में देखने को मिलता। खाने-पीने के लिए इनकी कोई परेशानी नहीं होती थी। जो भोजन नैनीताल में आश्रम के अनुसार दिया जाता था, वो भोजन ये सहर्ष कर लेते थे। जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब शहर के विद्यार्थियों को नैनीताल ले गई, तो मुझे रतलाम की प्रसिद्ध नमकीन सेव 5 से 7 किलो ले जानी पड़ी थी और मुझे इन विद्यार्थियों के साथ बहुत आसानी हुई। मितव्ययी होते हैं, इनके पास माता-पिता लंबा सफर करने जा रहे हैं तो भी 100-200 रुपयों से अधिक रुपए देने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए जो मार्केटिंग करने वाली जो एक आदत होती है वो भी इन बच्चों के साथ नहीं देखी जाती। और मैंने देखा कई बच्चों ने मात्र 2 वस्त्रों में, 2 ड्रेस में, जो कि हमने अपनी तरफ से इनको दिलवाई, उसी में पूरी यात्रा 11-12 दिन की यात्रा करके वो पुनः लौट आते हैं। कम से कम सामान में इन्होंने यात्रा कर ली। जो फ़ोटो खिंचवाने का, जो सेल्फ़ी लेने का, जो हम लोग कभी-कभी बहुत परेशान हो जाते थे इन चीज़ों से, इन विद्यार्थियों में मैंने बहुत सादगी इस चीज़ की देखी। मोबाइल ले जाना भी इनके लिए बड़ा दुर्लभ होता था। कई बार सफ़र की बहुत असुविधाओं से भी गुज़रे हुए, तो मैंने देखा कि ये विद्यार्थी इतना समभाव रख के उन कठिनाइयों को पार कर गए। मुझे लगा कि सचमुच इन विद्यार्थियों में वे संभावनाएँ सब कुछ दिखाई पड़ रही हैं, जो माँ का काम करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं मेरी प्रेरणा स्रोत तारा दीदी के प्रति इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि जब-जब भी नैनीताल जब ट्रिप गई, दीदी स्वयं इन विद्यार्थियों से मिलने आती थी, इनसे बातचीत करती थी और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि गाँव के 10 विद्यार्थी जो निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए और उनमें से जो सबसे पूर्व में आज से 10 वर्ष पूर्व एक लड़की
इसी से चयनित होकर गई थी, उससे न केवल उसने अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बनी है। और पैरामेडिकल में उसने प्रशिक्षण लिया था और उसे केवल 2 वर्ष के लिए वहां भेजा गया था, लेकिन वहां उसमें जो संभावनाएं थी, वहां उसने इतना अच्छा काम किया और उसकी प्रेरणा पाकर 9 और विद्यार्थी वहां प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हुए। और स्वयं उसका भाई, जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था, उसने भोजन बनाने की वहां पर प्रशिक्षण लिया। और आज भी आश्रम के जो उड़ीसा ब्रांच की एक जगह है कोरापुट, वहां पर वो माँ श्री अरविंद के काम को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग, जो साधक वहां जाते हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उनके लिए केवल भोजन बनाने का कार्य करता है। उसके माता पिता उसी कंपनी में मजदूरी करते हैं, उसके भाई, बड़े भाई और 2 बहनें भी वही मजदूरी करती थी, लेकिन उसने पूरे परिवार को एक नई दिशा दे दी। न केवल परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई प्रेरणा दी है। माता पिता जिनके सहर्ष तैयार नहीं होते थे, जो केवल घर से विद्यालय तक भेजने में उन लड़कियों को तैयार नहीं होते थे, वो आज सब कुछ इस विश्वास पर कि ये कोई बड़ा कार्य, कोई नया कार्य, कोई अलग ढंग का कार्य है, और अब वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आगे देख, नेक्स्ट स्लाइड। ग्रामीण विद्यार्थियों में एक बहुत बुरी लत नशे की देखी गई, जो पढ़ाई में बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आई थी। कई बार इसको लेकर विद्यार्थियों का गलत व्यवहार सहन करना पड़ता था। उनसे पूछा गया कि आप लोग इस तरह से क्यों अरुचि बता रहे हो, तो उसने ऐसा जवाब दिया कि आपको नहीं पता हमारे घर में क्या होता है। पिताजी रोज शराब पीकर आते हैं, माँ की पिटाई करते हैं, हम भाई बहनों को गाली गलौज करते हैं। तब पता चला कि अब एक कदम और बढ़ाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी गतिविधियों से इनको अलग तरीके से समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। लड़के लड़कियों में भेदभाव जब विद्यार्थियों से बातचीत की, तो पता चला कि लड़कियों की शिक्षा और लड़कों की शिक्षा में बहुत भेद अभी भी माता पिता कर रहे हैं। क्यों न इन्हें ऐसे माध्यम से समझाया जाए जिससे हमारी बात भी हो जाए और इन विद्यार्थियों में माँ की दी हुई समग्र शिक्षा भी समावेश हो जाए। एक रोल प्ले प्रतियोगिता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं जो समस्या होती है उस पर अपने डायलॉग्स लिखते हैं, समस्या सामने रखकर उसको एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही वो रोल प्ले है जो आप फोटो देख रहे हैं। कक्षा में ये विद्यार्थी उस रोल प्ले की, उस छोटी नाटिका का अभ्यास कर रहे हैं। चूंकि ये विद्यार्थी वे थे जो कभी भी स्टेज पर नहीं गए थे, मंच क्या होता है इन्हें कोई अनुभव नहीं था, संवाद क्या होता है इन्हें बोलना नहीं आता था। विद्यालय में यदि यह कार्य किया जाए, इनकी प्रैक्टिस करवाई जाए, तो दूसरे लोग बड़े बाधा बनते थे उसके लिए। फिर एक चुनौती का सामना करना पड़ा। इन विद्यार्थियों को स्कूल से अलग समय में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बस के द्वारा घर तक लाना और घर पर इन्हें अभ्यास करवाना, क्योंकि जब ये लघु नाटिकाएं होती है और जब प्रतियोगिता के रूप में होती है, तब बहुत सारी चीजें उसमें समाविष्ट होती हैं कि आपके उच्चारण कैसे हैं, आपके अभिनय कैसा है। तो इनको अभिनय भी सिखाना है, प्लस इनके जो उच्चारण है वह भी समझाना है, सिखाना है। तो मुझे मुझे अच्छी तरह से याद है कि श को स और स को श उच्चारण सही करने में मुझे 10-10 दिन लग जाते थे, और प्रतिदिन इनको विद्यालय से घर लाना और फिर संध्या होने से पूर्व इनको घर तक छोड़ना बहुत बड़ा चुनौती का कार्य था। लेकिन इन विद्यार्थियों का उत्साह देखकर मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटी और ये जो रोल प्ले
किया गया। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। इस रोल प्ले की एक प्रखर प्रस्तुति इन विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर और फिर नेशनल लेवल पर सफलता प्राप्त की। मुझे भी इन्होंने और इनके उत्साह ने बहुत ऊर्जा से भर दिया। और ये योजना थी जो SCERT NCERT सेंट्रल बोर्ड की योजना थी। तो हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि विद्यालय से निकलने से लेकर वापस आने तक, राष्ट्रीय स्तर पर देश के किसी भी कोने में जाने तक हमारा एक भी रुपया खर्च होने वाला नहीं है। तो इसमें विद्यालय भी प्रसन्न और जो हमारे अधिकारी थे वे भी प्रसन्न, माता पिता बहुत अधिक प्रसन्न कि चलो कोई खर्चा होने वाला नहीं है। तो एक बार जब इस रोल प्ले की प्रस्तुति हमने रतलाम जिलाधीश के सामने की तो उन्हें इन ग्रामीण विद्यार्थियों की जो प्रतिभा थी इतनी पसंद आई। हमें अगले ही दिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए जाना था। तो हमने उनके सामने हाथ फैलाए कि हमें इन विद्यार्थियों को लेकर बाहर जाना है। उन्होंने मात्र 2 घंटे में इन विद्यार्थियों के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और पूरा इनका जो खर्च है वो SCERT NCERT के द्वारा पूरा किया गया। तो हम उस कठिनाई से, उस चुनौती से, माँ की कृपा से इतनी आसानी से उबर गए इनकी विद्यार्थियों की प्रतिभा के कारण। कई बार इन्हें नगद पुरस्कार प्राप्त हुए और नगद पुरस्कार के अलावा इन्हें इन्हें स्कूल के बैग, पढ़ने की किताबें, कॉपियाँ, बहुत सारी ट्रॉफियां इन्हें प्राप्त हुई। तो इनके माता पिता वही देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने शिक्षकों पर एक विश्वास हो गया कि हाँ, यदि शिक्षक में वो क्षमता है तो वो बच्चों को चाहे जिस दिशा में मोड़ सकता है। दूसरा, एक जो माँ कहती हैं कि सुख दुख के समय कृत्वा हानि लाभ हो जया जयो। स्टेट लेवल जब प्रतियोगिता हुई और इन्हें प्रथम स्थान मिला है, इसकी सूचना जब इन्हें दी गई तो इनके चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट भर। तो इतनी बड़ी प्रशंसा जब मिली और इनका समभाव देखकर मैं भी गदगद हो गई। नहीं तो जो दूसरे विद्यार्थी थे वे उस प्रांगण में ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य कर रहे थे, इतना शोरगुल मचा रहे थे। मुझे माँ की वाणी याद आई कि सच में सुख में और दुख में भी कितना समभाव हो सकता है, वो इन विद्यार्थियों में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। जो अब फोटो देख रहे हैं ये कोयम्बटूर में बच्चों ने इस राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया और वहां पर पुरस्कृत हुए थे। और जो इनकी खुशी थी, जो आनंद था, लेकिन मुझे लगा कि इस नाटिका से, इस छोटी सी गतिविधि से इन ग्रामीण विद्यार्थियों ने क्या क्या ग्रहण किया। आत्मविश्वास, संवाद कौशल, कोई समस्या यदि जीवन में आती है तो उसका समाधान, फिर लंबी शैक्षणिक और सुखद यात्रा, क्योंकि जिन जगहों पर ये यात्रा करते थे जैसे उज्जैन है, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, फिर हैदराबाद, कोयम्बटूर, बेंगलोर, इन सब जगहों पर अपनी प्रस्तुति के साथ साथ इन्हें भ्रमण भी करवाया जाता था। तो ये इनके लिए एक अलग से उपलब्धि हुआ करती थी कि इन्हें अपना अध्ययन की चीजें देखने का भी अवसर मिलता था। साथ ही बहुत सारी रूढ़ियों और कुरीतियों को छोड़ने का इनको अवसर मिला। बहुत अच्छी आर्थिक सहायता मिलने से मन में उत्साह पैदा हो गया। साथ ही 38 घंटे का सफर बिना आरक्षण के करने की अद्भुत क्षमता मैंने इनमें देखी, क्योंकि 2 दिन पूर्व हमें पता चला कि कोयम्बटूर में इसकी प्रस्तुति होना है। मैं तो एक तरह से पीछे हट गई, लेकिन इन बच्चों का उत्साह था कि नहीं, हम वैसे ही कहीं पर भी बैठकर चले जाएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं
कि बिना आरक्षण के सफर उस समय इतना मुश्किल, वो भी 36 घंटे का। इन विद्यार्थियों ने केवल जो ट्रेन में दरवाजे के पास की जो खाली जगह होती है वहां पर बैठकर लगभग 18 घंटे बिना कुछ खाए पिए ये सफर तय किया, जिसका अलौकिक और अद्भुत आनंद, मुझे जो अनुभूति हुई उसका वर्णन शायद मैं शब्दों में ना कर पाऊं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए मोनिका। ये थी गतिविधियां, लेकिन चूंकि मैं विज्ञान की शिक्षिका थी तो अब ये अवसर था कि मैं विद्यार्थियों को थोड़ा सा विज्ञान की गतिविधियों से भी रूबरू करवाऊं। तो मध्य प्रदेश में जो SCERT है उसकी एक योजना होती है विज्ञान मंथन यात्रा, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होती है। और इसमें कुछ चयनित बच्चों को एक तरह का टेस्ट होता है, उस टेस्ट के माध्यम से कुछ बच्चों का चयन किया जाता है और उसमें फिर विज्ञान मंथन यात्रा का उसको नाम दिया जाता है। और जो देश के चयनित बड़े बड़े शहर है जहाँ पर विज्ञान के सेंटर्स हैं, वैज्ञानिक जहाँ शोध कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर इन विद्यार्थियों को रूबरू उससे करवाया जाता है। मुझे बहुत गर्व हुआ कि जब इन विद्यार्थियों ने वो टेस्ट दिया और उसमें सफल हुए तो इनका जो कदम और आगे बढ़ा और उत्साहित हुए कि हम इस विज्ञान मंथन यात्रा में जाना चाहते हैं। तो हर विद्यालय से 5 विद्यार्थियों का चयन किया जाता था। हम भी अपने विद्यालय से 5 विद्यार्थियों को नई दिल्ली, 5 विद्यार्थियों को बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद ऐसी जगहों की यात्रा करवा चुके हैं। उसमें अभी तक जो तारामंडल विज्ञान को जो ये किताबों में पढ़ा करते थे, इन्हें आंखों से देखने का अवसर मिला। तारामंडल किताबों में पढ़ा था, लेकिन देखने का अवसर इन्हें इसी यात्रा के दौरान मिला। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों से बातचीत करने का जो सुअवसर था वो इन्हें मिला। और उसका लाभ ये हुआ कि ये बच्चे वैसे थे कि इनका फॉर्म भरने से लेकर हर सूचना देना मेरा काम था। और फिर सूचना में कई बार ऐसा होता था अपना इनको मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके बारे में ये अनुभुज्ञ होते थे, तो वे सारी तैयारियां भी विद्यालय को अपने स्तर पर करनी होती थी। और जैसा मैंने बताया, मनोबल तोड़ने वाले चुनौतियां जगह जगह आती थी, लेकिन अब मैं वहां उस जगह पर खड़ी हो गई थी जब प्राचार्य सहित सारे स्टाफ सदस्य भी इन विद्यार्थियों का सहयोग करने लगे थे और मुझे इनमें गहरी संभावना दिखने लगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो बच्चे हैं ये वहां पर विज्ञान सेमिनार में एकत्रित हुए थे। फिर वहां के नई दिल्ली के जो दर्शनीय स्थल है, पूरा नई दिल्ली एक तरह से कह दीजिए, इन्हें देखने का अवसर मिला। और 3 विद्यार्थियों ने इस यात्रा से, क्योंकि केवल विज्ञान विषय की यात्रा नहीं थी, इसमें इतिहास भी था, इसमें कॉमर्स भी था, इसमें आर्ट्स भी था, सब कुछ विषय इसमें समाविष्ट हुए। और इनकी सफलता ये हुई कि क्रमशः अभी तक इस ग्रामीण क्षेत्र के 3 विद्यार्थियों ने राज्य स्तर की मेरिट में अपना स्थान बनाया, 10वीं की मेरिट में, 12वीं की मेरिट में। और उसका लाभ इन्हें ये मिला कि मध्य प्रदेश में एक जो 100 सुपर 100 की योजना होती है, उसमें जो 100 टॉपर विद्यार्थी होते हैं उनकी आगे की पूरी पढ़ाई, स्नातकोत्तर तक की पूरी पढ़ाई निशुल्क होती है। आज भी ये विद्यार्थी भोपाल में हैं और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। घर से पहली बार निकले हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। चूंकि घर से पहली बार निकले हैं सारे विद्यार्थी, तो इनको समूह में रहने कैसे रहा जाता है और घर से दूर रहकर क्या क्या परेशानियां आती है। और मुझे लगता है कि शायद इस स्थान पर मैं शहर को बच्चों को ले जाती तो मुझे उन्हें मोबाइल से दूर रखना ही बड़ा कठिन हो जाता था। कई बार भोजन नहीं मिलता, कई बार नहाने और सोने की सुविधा नहीं मिलती।
तो जो शहर के बच्चे होते थे तुरंत अपने घर पर माता पिता को फोन लगाया और पूरी दुखद घटना बता दिया था। उसको संभालना बड़ा कठिन होता था, लेकिन ये वो बच्चे थे जिनके सहनशीलता की पराकाष्ठा मैंने देखी और मुझे लगा कि वास्तव में ये ऊर्जावान वे बच्चे हैं जिनके साथ हम कुछ भी करने को तैयार हो तो ये करने को तैयार है, हमारे साथ कदम मिलाने को तैयार होते थे। अगर लक्ष्य हमारा स्पष्ट है तो सहायता माँ की मिलती ही जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। माँ जब अपने शिष्यों से बात करती थी तो किसी ने पूछा कि मनुष्य के अंदर चेतना विकसित करने का क्या तरीका है, तो माँ का जवाब था कि आध्यात्मिक शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जो किसी भी धार्मिक और नैतिक सीख या भौतिक ज्ञान की अपेक्षा आत्मा के विकास पर अधिक महत्व देती हो। मुझे इन ग्रामीण विद्यार्थियों की चेतना को माँ की चेतना के साथ मिलाने का अब वो सुअवसर था। माँ ने कहा भी है कि एक बार यदि मैं अपनी दृष्टि किसी पर डाल देती हूँ तो वह एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए मेरा बन जाता है। तो मेरा वो कार्य तब सफल हुआ जब मैंने विद्यार्थियों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि आप नववर्ष मनाना चाहते हैं, किस तरह से मनाना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों की जो आम हम देखते हैं चारों तरफ, नववर्ष मनाने की रात देर रात तक जगना, खूब फिल्मी गीत गाना, नृत्य करना, पटाखे छोड़ना। मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा, क्या आप एक नए ढंग से नववर्ष मनाना चाहते हैं? अब वो समय था कि मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं। सारे बच्चे तैयार, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है। क्या करना है? कड़ाके की सर्दी है, 1 जनवरी का दिन, घुप अंधेरा है, आपको जल्दी उठना है, नहाना है और फिर मेरे साथ आपको उस जगह चलना है जहां पर हम नववर्ष मनाने वाले हैं। रतलाम इस दृष्टि से एक बहुत सुंदर ब्रांच है माँ की, जहां पर श्री अरविंद के देहांश हैं और हम लोग बहुत सुंदर तरीके से नववर्ष वहां मनाते हैं। बच्चे पूरे तैयार हैं। माता पिता की अनुमति कुछ बच्चों को नहीं मिलती है, फिर भी चूंकि संख्या बहुत अधिक है इसलिए मुझे ये सोचने का समय नहीं मिला कि कौन नहीं आ पा रहा है। जितने बच्चे तैयार थे, लगभग 30 या 31 बच्चे, सुबह सुबह जब मैं 5 बजे उठकर अंधेरे गांव में जाती हूँ तो पूरा गांव उठ चुका है। सारे बच्चे तैयार हैं, अंधेरे में अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं और वाहन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वाहन की आवाज आती है, सारे बच्चे निकलकर बाहर। केवल बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी बाहर हैं और मैं वाहन के साथ सारे विद्यार्थियों को आश्रम में ले आती हूँ। रास्ते में 2 बच्चों के फोन आते हैं, मैडम आप हमें छोड़कर चले गए। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती कि मैं कितना दुखी हुई उन 2 बच्चों को छोड़कर, लेकिन वे भी कहाँ कम थे। उन्होंने अपने पिताजी को तैयार किया और स्वयं के वाहन से उस स्थान पर आ ही गए। ये वो जगह है जहां पर विद्यार्थियों ने नववर्ष मनाने का क्रम प्रारंभ किया और इतने आनंद और इतनी नई चेतना से भरकर वे यहाँ से लौटते हैं। उनका जाने का वापस मन नहीं करता है और निरंतर ये पिछले 5-6 वर्षों से निरंतर चल रहा है। और मैं यहाँ पर उस घटना का भी उल्लेख कर दूं कि जब नववर्ष मनाकर विद्यालय पहुंचे तो कक्षा में 3 बच्चियां जो रो रही हैं, तो रोने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से जब हम छोटे थे तब तो आपके साथ वहां जा रहे थे, लेकिन इस बार हम बड़े हो गए हैं,
क्योंकि वो लड़कियां थी तो माता पिता ने जाने की अनुमति प्रदान नहीं की। उन्हें समझाना बड़ा कठिन हुआ। सांत्वना दी कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ अपने वाहन से तुम्हें वहां लेके चलूंगी। तब उन्हें सांत्वना मिली और शांत हुए वो। ऐसी चेतना उनमें, जागृत चेतना मुझे दिखाई पड़ती है। और अब वो समय जब जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए मोनिका, कि नई शिक्षा नीति। माँ ने 50-60 वर्षों पूर्व बच्चों को शिक्षा देने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे, संभावना व्यक्त की थी। अब वो समय आ गया है कि भारत में नई शिक्षा नीति शिक्षाविदों के द्वारा किया गया वह सागर मंथन है, जिसमें एक आत्मनिर्भर खुशहाल भारत की कल्पना की गई है। और शिक्षा रूपी उस अमृत को छलकाया गया है कि मुझे लगता है कि ये ग्रामीण विद्यार्थी उस अमृत का रसपान करने के लिए लालायित है। और यदि कोई कमी लगती है तो हम शिक्षकों की। इसलिए अब शिक्षक को माँ की वाणी में एक बहुत अच्छी शिक्षिका के साथ माँ और एक डॉक्टर की भूमिका निभानी है। प्रेम के साथ उस विद्यार्थी के भीतर कौन सी बीमारी है जो उसे आगे बढ़ने में रोक रही है, उस ओर कदम उठाना है। हम सभी शिक्षकों को इस नई शिक्षा नीति के प्रवाह में तैरने के लिए तैयार रहना है। बहुत अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हम शिक्षकों की संजीदगी पर निर्भर है। जब तक, श्री अरविंद की वाणी है, जब तक एक शिक्षक अपनी कार्यशैली और अपने व्यक्तित्व का उन्नयन नहीं करेगा, तब तक मां श्री अरविंद का कार्य शीघ्रता से पूर्ण होने में संदेह है। हम लोगों को बहुत ऊर्जा के साथ तैयार होना है, न केवल स्वयं को तैयार होना है, बल्कि इन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, तपस्वी बनाने के लिए स्वयं को और उन्हें तैयार करना है। नेक्स्ट स्लाइड। माँ की कल्पना इस नई शिक्षा नीति में कहाँ तक हमारा सहयोग देगी। इस शिक्षा नीति में माँ ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा बोझिल न होकर बहुत आनंददायी, बहुत मनोरंजक होना चाहिए। शिक्षा नीति में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए बोझिल ना बने। अभी तक हम 3 साल के विद्यार्थी को कॉपी और पेन पकड़ा देते थे, लिखने के लिए उसे मजबूर कर देते थे। इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि 6 वर्ष तक आप केवल वे गतिविधियां करवाइए जिससे विद्यार्थी के हाथों की और उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत बन सके। 11 वर्ष के बाद जब वह स्वयं तैयार हो जाएगा, तब उसे मातृभाषा के अलावा किसी भी भाषा में आप शिक्षा दीजिए, कोई भी भाषा सिखाइए, वह स्वयं सीख जाएगा। और 1, 2, 3 नहीं, वह 13 भाषाएं सीख जाएगा। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास की बात कही है। माँ श्री अरविंद ने कहा है कि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को आप बाहर लाइए, जिसमें उसकी रुचि हो वह शिक्षा दीजिए। नई शिक्षा नीति में उस कौशल विकास की बात कही गई है कि विद्यार्थियों के भीतर छिपी कुशलता को हमें बाहर लाना है, ताकि वह अपनी रुचि का कार्य कर सके। विषयों का कोई बंधन नहीं है। विज्ञान के साथ वह कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ वह आर्ट्स पढ़ सकता है। साथ ही हमारे आश्रम में भी माँ श्री अरविंद ने संस्कृत भाषा को एक बहुत उच्च स्थान दिया है। ठीक उसी प्रकार नई शिक्षा नीति में हमारी वेद वाणी संस्कृत को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। शिक्षक ज्ञान और विश्वास का प्रतीक होना चाहिए।
हमारी पुरानी परंपरा रही है कि माता पिता गुरुओं के आश्रम में एक शिक्षक के भरोसे विद्यार्थी को भेजकर निश्चिंत हो जाया करते थे। मुझे लगता है कि हम शिक्षकों को ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए कि वे हम जो चाहें वो सब करने को तैयार हो। विशेषकर जो माँ श्री अरविंद से जुड़े हुए शिक्षक हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस तरह से इस संकल्प को साकार होने में अपनी भूमिका पूरी तरह से सक्रिय रूप से। आगे हम देखते हैं कि समग्र शिक्षा का आधार है शिक्षक। केवल 100% रिजल्ट ले आना एक शिक्षक की भूमिका नहीं है। नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है, साथ ही माँ श्री अरविंद की वाणी में तो है ही कि समग्र शिक्षा अर्थात जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाली शिक्षा हो। ऐसा न हो कि केवल किताबी ज्ञान बनकर हमारी शिक्षा रह जाए, केवल अच्छी नौकरी पा लेना, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाना शिक्षा का अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ जीवन की पूर्णता पाना है। माँ ने एक स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। संसार में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसे कोई देश या राष्ट्र अपनी ही संपत्ति न कह सके। इस स्थान पर बच्चे अपनी आत्मा के साथ संबंध खोए बिना समग्र रूप से बढ़े और विकसित हो सके। शिक्षा भी यहाँ परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा ऊंचे पद पर पाने के लिए नहीं दी जाएगी। वह विभिन्न क्षमताओं को बढ़ाने और नई क्षमताओं का विकास करने में सहायक होगी। माँ अपने स्वप्न को स्वप्न इसलिए कहती हैं कि पृथ्वी अभी ऐसे आदर्श को चरितार्थ करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं इसे स्वप्न कहती हूँ। फिर भी यह स्वप्न वास्तविकता बनने की तैयारी में है। उपलब्धि अभी पूर्णता से काफी दूर है, फिर भी प्रगति हो रही है। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि एक दिन वर्तमान दुर्व्यवस्था से निकलकर अधिक सत्य, अधिक समस्वर नए जीवन में प्रवेश के लिए हम इसे संसार के सामने प्रभावशाली साधन के रूप में रख सकेंगे यदि प्रत्येक विद्यालय यह स्वप्न देख ले, प्रत्येक शिक्षक के भीतर माँ श्री अरविंद की इन पंक्तियों को जीने का सामर्थ्य आ जाए, तब फिर अति मानस का संकल्प जो माँ श्री अरविंद का योग साधना है, जो सब हम बच्चों के लिए है, मुझे लगता है दूर नहीं है। बीज अपनी शक्ति से प्रस्फुटित होता है। माली का काम उसे उचित भौतिक परिस्थितियां देना है। हम सभी शिक्षक जो माँ से जुड़े हुए हैं, उस ज्ञान रूपी बगिया के माली हैं, जिन्हें शिक्षा और संस्कारों के पौधे रोपना है। और यदि यह कार्य करने में हम समर्थ हुए तो पूरा राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इन पौधों की, इन पुष्पों की सुगंध को महसूस करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम सब इस चल रहे महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें इन पंक्तियों के साथ कि आओ शिक्षा और संस्कृति के बने नए रचनाकार, शिक्षा और संस्कृति के बने नए रचनाकार, कुछ बढ़कर, कुछ गढ़कर, कुछ पढ़कर, संकल्प से सिद्धि के बने नए मूर्तिकार, संकल्प से सिद्धि के बने नए मूर्तिकार। मातृ चरणों में मेरा नमन, आप सभी को मेरा नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने अपने जो प्रयोग किए हैं, जिस तरह का कार्य आप कर रही हैं, ये सचमुच में प्रशंसनीय है और बहुत आशा देता है कि इस प्रकार के कार्य से
हम वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में माँ और श्री अरविंद के उस प्रकाश को ले आने में समर्थ होंगे और निश्चित रूप से यह संभावना वास्तविकता बन जाएगी। और इन चुनौतियों के सम्मुख भी आपने जिस तरह से ये कार्य किया है वो वंदनीय है। मैं आदरणीय मनोज भैया से अनुरोध करूंगी कि वे कुछ 2 शब्द इस पर कहें। दीदी, मैं तो स्वयं एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, तो कितने सुंदरता के साथ श्री माँ की शिक्षाओं को व्यवहारिक दृष्टि से, जिसको कहते हैं अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, वो एक माँ की सच्ची साधिका और बालिका के रूप में उन्होंने वहां पे क्रियान्वित किया है। और इसके बीच में कई क्षण ऐसे आए जब हम सब लोग थोड़ा सा भावुक भी हो गए, खासकर उन्होंने जब बच्चों के विषय में बताया कि उन्होंने किस किस परिस्थितियों में वहाँ काम किया है। और ये सचमुच विनीता जी एक हम लोगों के लिए प्रेरणा है, और हम में से जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये प्रेरणा है ही। उसके अलावा भी जो लोग दूसरे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं वो भी श्री माँ की चेतना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रभावशाली हो ऐसा नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ आप काम कर रहे हैं, जैसे हमारी दीदी कल्पना दीदी जो है वो जबलपुर में है, वो वहाँ कोविड के पीरियड में वहाँ पे काम करती रही, और अभी उनका वैक्सीनेशन हुआ है, उसके पहले वो लगातार वहाँ काम करती रही। सब लोग हम जो समाज जीवन में थोड़ा बहुत योगदान करते हैं, अगर माँ की चेतना को धारण करके कार्य करें, तो वास्तविकता तो ये है कि आत्मांशिक चेतना तक हम लोग साधक के रूप में कब पहुंचेंगे वो अलग बात है, लेकिन माँ की कृपा के रूप में वो चेतना हमारे माध्यम से एक यंत्र देखती है कि हम उसको कैसे समाज जीवन के अलग अलग हिस्सों में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में तो सिर्फ यही है जो माँ ने एक बार फॉर्मूला दिया था, रिमेम्बर एंड ऑफर। हर काम करें तो माँ को स्मरण करें और माँ को समर्पित करें, और तब सारी कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। और उसका बहुत आज प्रज्वलित उदाहरण यहाँ पर विनीता जी ने हम लोगों के सामने रखा है, और मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर यहाँ न केवल प्रेजेंटेशन किया, असली काम है कुछ चेतना में रहकर उस अंचल में जाके कार्य करना जहाँ प्रायः लोग जाने से कतराते हैं, और शोर सिफारिश और पैसा लगा के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में या दूसरा जो भी विभाग है उसमें पोस्टिंग लेते हैं। वहां उन्होंने एक चुनौतियों को के रूप में उसको लिया और एक संभावना का द्वार खोला है। और ऐसा कहते हैं न केवल विज्ञान की दृष्टि से, हर क्षेत्र में यदि कोई चीज एक जगह सिद्ध हो जाती है तो उसकी संभावना सारे संसार में, सारी सृष्टि में सिद्ध होने के लिए खुल जाती है। तो इस नाते उन्होंने भगवती का एक यंत्र होने का बहुत सुंदर उदाहरण रखा है। और इस अवसर पर अगर समय आपका अलाउड करता हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि इसमें यदि कोई और भी अपनी बात रखना चाहे तो हमको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर संपत जी हैं या अनिल भैया हैं जो स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या स्वयं आप हैं, या वंदना जी हैं, जो लोग भी इसके विषय में कुछ बोलना चाहे तो हम लोग थोड़ा समय ले सकते हैं, फिर दीदी का भजन लेके हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी। संपदानंद भैया, आप भी कुछ कहें। हमारे साथ श्रीमती डॉक्टर शीला नायक है जो नौगांव शाखा से जुड़ी हुई है, वो भी यहाँ लगातार हमारे जो है उसमें आती है कार्यक्रमों में, और बराबर हम लोग का मार्गदर्शन करती है। लक्ष्मी दीदी है, श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इसी तरह के उससे व्यवहार से जिया है। तो अगर कोई कुछ अपनी बात रखना चाहता है तो हम लोग ले सकते हैं, अन्यथा फिर हम लोग अर्चना जी का भजन ले सकते हैं जैसा आपका कार्यक्रम आगे है। जी। अनिल भैया भी हैं मथुरा से हमारे साथ।
दीदी प्रणाम करता हूँ मैं। बहुत सुंदर वार्ता, और जो कुछ अनुभवजन्य होता है वो विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो अनुभव का निचोड़ होता है। और दीदी ने भी इतना अच्छा बोला, और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बालकों के साथ में कार्य कर रहे हैं। हमारा भी एक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, और हम जानते हैं कि जो उन्होंने आरंभ में कहा कि यहाँ तो परिवर्तन संभव ही नहीं है, तो किस प्रकार धैर्य पूर्वक माँ का आवाहन करते हुए, मातृ कृपा का आवाहन करते हुए और बालकों में परिवर्तन रूपांतरण का कार्य करना है, ये बहुत ही श्लाघनीय है, बहुत सुंदर वार्ता है। और मैं तो इसकी रिकॉर्डिंग करके, और जो बीएड विभाग की गर्ल्स हैं उनको अवश्य दिखाऊंगा, वो भावी टीचर्स हैं। और उनको ये जानना चाहिए, जैसा कि मनोज भैया ने कहा, कि शहरी क्षेत्र में कार्य करना बड़ा सरल है, संसाधन होते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों के अभाव में खास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, लेकिन वहाँ के जो मूल्य हैं, जैसा कि उन्होंने दीदी ने बताया कि श्रम उनकी आदत का हिस्सा होता है, और किस प्रकार से बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व किया स्कूल के अंदर सारी गतिविधियों में, किस प्रकार से विभिन्न पैटर्न करके और बच्चों का एक्सपोजर किया, बच्चों को जो कुछ माँ की शिक्षा है उसको बताया। बहुत ही सुंदर वार्ता थी। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ उनका। माँ के सच्चे हाँ यज्ञ के रूप में जो कुछ वो कार्य कर रही हैं, जितनी प्रशंसा की जाए करे, और बहुत अनुकरणीय है। मैं निश्चित रूप से इस वार्ता को, जो भी रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे आएगी, भावी शिक्षकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से धैर्य पूर्वक माँ की कृपा के आह्वान के साथ में और ये सुंदर कार्य किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद भैया। मैं अब अर्चना जी से अनुरोध करूंगी। पटना से अर्चना जी हमारे साथ हैं, और उनके सुंदर भजन के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रणाम सभी को। जी अर्चना जी, स्वागत है जी। माधवा मधुसूदनं यादवायतु नन्दना, माधवा मधुसूदनं यादवायतु नन्दना। राधे 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 राधा मानस चंद्रमा, राधा मानस चंद्रमा, राधा मानस चंद्रमा। माधवा मधुसूदना यादवायतु नन्दना। नंद आनंद नंदना वृंदावन जनरंजना, नंद आनंद नंदना वृंदावन जनरंजना। राधे 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 राधा मानस चंद्रमा, राधा मानस चंद्रमा, राधा मानस चंद्रमा। माधवा मधुसूदना यादवायतु नन्दना। प्रणाम। बहुत धन्यवाद अर्चना जी। धन्यवाद।
धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर भजन और इसके साथ ही इस आज की वार्ता का समापन। इसके पूर्व मैं धन्यवाद शब्द तो नहीं कहूँगी, किंतु सभी के प्रति बहुत कृतज्ञता मन में, और विनीता ने बहुत सुंदर ढंग से इस प्रस्तुति को हम सबके सम्मुख रखा है, और शिक्षा के लिए सचमुच में एक नया प्रकाश, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कहा जाता है और हम सुनते आ रहे हैं कि भारत जो है वो ग्राम में बसता है, गांवों में बसता है। तो सचमुच में उन गांवों को जगाने की आवश्यकता है, उस गांव में वो ज्योत जलाने की आवश्यकता है, और सचमुच में शिक्षा का ये दीप जगह जगह जले और वो प्रकाश पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को प्रकाशित करे। ये शुभकामनाएं हम सबकी हैं और ये एक अभिलाषाएं सूचना हम है सबकी दीदी, हैं। दीदी एक सूचना है। जी, ये इसके बाद का जो अध्यात्म के संवाद कार्यक्रम होगा वो फरवरी में पड़ेगा, शायद 7 फरवरी को। जी भैया, 7 फरवरी को ये पड़ेगा, जो अगला कार्यक्रम होगा उसका हाँ अध्यात्म हाँ के संवाद का। हाँ, तो फरवरी के जो हमारे दोनों पुस्तक होंगे वो माता जी को समर्पित होंगे, 7 फरवरी और 21 फरवरी का। तो 7 फरवरी को जो हमारे छत्तीसगढ़ की चेयरपर्सन है डॉक्टर इंदिरा मिश्र जी, वो उनको सौभाग्य मिला है कि उन्होंने माता जी जब पढ़ाती थी उस समय विद्यालय में वो विद्यार्थी थी, तो रेमिनेंसेस ऑफ द मदर जो है, माता जी के जो संस्मरण है, माता जी के साथ की जो उनकी स्मृतियां हैं, ऐसा हम लोग एक कार्यक्रम लेंगे। अगला जो हमारा अंक होगा श्री माता स्मरण, उसका शीर्षक होगा और समय लगभग यही रहेगा। डॉक्टर इंदिरा मिश्र जी लेंगे जी। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माँ। जय श्री राम।